एक ऐसा अनुच्छेद है जिसको हम नहीं पढ़ते आमतौर पर, वो है 135। वी नेवर रीड दिस आर्टिकल। हम पढ़ते हैं 132, 33, 34, 134 ए और 136 जहां अपील है। 132 में संवैधानिक मामलों में, 33 में सिविल मामलों में, 34 में आपराधिक मामलों में, 134 ए में हाई कोर्ट से एक सर्टिफिकेट लेना है अपील के लिए, और 136 में विशेष इजाजत। 135 हम छोड़ देते हैं। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत अधिकांशतः तो परिसंघ है, ठीक, किसी खास परिस्थिति में संघ है, इमरजेंसी में, तो मान लिया जितनी बार इमरजेंसी लगी है उतनी ही बार भारत संघ हुआ होगा ना, पूरी तरीके से। बाकी समय तो वो परिसंघ ही रहा है 75 सालों में, राइट। तो जब अधिकांशतः वह फेडरेशन है तो हमने संघ की न्यायपालिका तो बनाई है, फेडरल कोर्ट क्यों नहीं बनाया? तो प्रश्न क्या आया समझ में? जहां भी फेडरेशन होगा देयर हैज टू बी ए फेडरल कोर्ट। राज्यों के बीच विवाद होगा, कैसे होगा, कैसे तय करेंगे? तो हमने एक अधिकारिता दी उसको, आरंभिक दी है ना उच्चतम न्यायालय को, संघ राज्य या राज्य राज्य विवादों का समाधान करेगा वह। तो एक तो फेडरल कोर्ट का पावर है 131, 131। इस 131 को इससे शक्ति मिलती। 135 में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय को वो सारी शक्तियां प्राप्त होंगी जो परिसंघीय न्यायालय को प्राप्त थीं। कब? भारत शासन अधिनियम 1935 के। तो और 112(3) में यह लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित। आया समझ में? तो अगर फेडरल पूछा जाए कि फेडरल शब्द का प्रयोग कहां है संविधान में, 135 है, 112(3) है, जो शो करता है कि इंडिया इज ए फेडरेशन। बाकी जो है वो तो है ही प्रोविजन, स्पष्ट रूप से शब्द लिखा है वहां कि फेडरल न्यायालय की सारी शक्तियां उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होंगी, जिसके आधार पर अनुच्छेद 131 में उसको आरंभिक अधिकारिता है। और 112(3) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता और पेंशन, और दोनों न्यायाधीश एक ही हैं, दोनों न्यायाधीश तो एक ही हैं, लेकिन अगर उसमें फेडरल नहीं लिखते तो कंफ्यूजन होता कि फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कौन देगा। तो संविधान ने क्लियर कर दिया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता और पेंशन सब संचित निधि पर भारित। तो अगर इस एरिया को समझ लें हम, फेडरेशन वाले एरिया को, तो हमारे लिए संविधान की समझ रखना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। उस तरीके से इस संविधान को पढ़ने की जरूरत होती है। उसका सीधा सीधा लाभ क्या मिल रहा है कि अभी जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं ना, गवर्नेंस ओरिएंटेड, वो संविधान पहले तो आता था कि राष्ट्रपति के कार्य अधिकार लिखिए, तब तो वो तो रटा होता था सीधा सीधा, और हेड बना दिया प्रशासनिक शक्तियां तो वित्तीय शक्तियां तो विधायी शक्तियां, वो तो रट लिया। अब वो क्वेश्चन आएगा नहीं, आता भी नहीं है। अब गवर्नेंस आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसकी समझ जब तक नहीं होगी संविधान की तब तक। अच्छा, संघ राज्य संबंध बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में, नहीं? फेडरेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण जीएसटी काउंसिल भी है। जीएसटी काउंसिल में 3/4 जो बहुमत है वो फेडरेशन को मजबूत बनाता है ना। तो अगर ऐसा कोई पूछे कि जीएसटी परिषद में 3/4 बहुमत से निर्णय लेने वाला जो प्रावधान है वह भारत के परिसंघ को मजबूती प्रदान करता है, जिसका अर्थ यह है कि उसने संघ को कमजोर कर दिया। क्या मतलब हुआ इसका? जिस दो को शक्तियां समान तो नहीं रखी हैं, समान शक्ति तो नहीं है ना, तो हमने राज्य को वरीयता दे दी, ऐसे झुका दिया राज्य की तरफ, 3/4 बहुमत को हल्का किया ना किसी तरीके से। कैसे बैलेंस हुआ यार?
बैलेंस यह हुआ कि हमने जीएसटी परिषद को केवल एक ही शक्ति सौंपी है कि इंटर स्टेट जीएसटी का जो प्रोसीड होगा वही वितरित करेगा जीएसटी परिषद, बाकी सारी चीजें वित्त आयोग के पास। आया समझ में? अंतरराज्यीय जीएसटी से जो राशि प्राप्त होती है उसी के वितरण के लिए जीएसटी परिषद उत्तरदायी है केवल, बाकी वो नीति बनाने में काम आएगा। हाँ, नहीं, जीएसटी परिषद तो इंटर स्टेट जीएसटी के लिए केवल, जो सेंट्रल जीएसटी लगती है वो जाएगा, उसकी जो राशि होगी वो जाएगी वित्त आयोग के पास। और वित्त आयोग जो जिस तरीके से फॉर्मूला बनाएगा से वितरित होगा। तो केंद्र का जो कंट्रोल था वो जैसे था वैसे बना हुआ है। यूनिक फीचर क्या हो गया कि बिना केंद्र को कमजोर किए हमने राज्यों को मजबूत कर दिया। आया समझ में? आईजीएसटी में अकबर बीरबल वाला कहानी है वह, कि बिना इसको टच किए रेखा को छोटी कर दो। याद आ रहा है? एक रेखा बनी है, इसको बिना टच किए छोटी कर देंगे, हो गया। तो बिना इसको टच किए हमने बड़ा कर दिया ना। वही कॉन्सेप्ट है कि हमने लोकसभा संघ को अधिक शक्तियां दी हैं, लेकिन राज्यों की शक्ति कम नहीं है। राज्य को जितनी शक्ति चाहिए थी उतनी शक्ति है। अगर लोकसभा को वित्त के मामले में शक्ति ज्यादा है तो राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा में ज्यादा है। बिना राज्यसभा के अखिल भारतीय सेवा काम ही नहीं कर सकती। 249 में राज्यसभा को ज्यादा शक्ति है लोकसभा से। राज्य सूची पर अगर कानून बनाना हो तो 249 का ही प्रयोग करना होगा, तो वहां पर लोकसभा कम शक्तिशाली है। लेकिन अगर वित्त की बात आएगी तो लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है राज्यसभा से। तो अलग अलग जगहों पर हमने शक्तियां बांटी हैं, ना तो किसी को कम ना किसी को ज्यादा है। भाषा हम कई बार लिख देते हैं कि लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, इसका अर्थ यह निकल जाएगा कि राज्यसभा को कम शक्ति है, कम नहीं है। ठीक उसी तरह जीएसटी परिषद से हमने फेडरेशन को मजबूती प्रदान की है, लेकिन हमने संघ को कमजोर नहीं किया है, हमने संघ को टच ही नहीं किया। फाइनेंस कमीशन जैसे था वैसे है। तो दैट इज द यूनिकनेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फेडरेशन वाला एरिया बहुत गंभीर है, इसलिए इस टॉपिक को चुना था मैंने कि पढ़कर लगेगा बहुत आसान, लेकिन इसको 1000 शब्द में खींच कर ले जाना इज डिफिकल्ट टास्क, जब तक कि हमारे पास बहुत अच्छा सब्सटेंस नहीं होगा। है? समझ भी होनी चाहिए ना। अभी इसमें जितनी बातें हैं समझने के लिए हैं, उसका हम लोग 10-15% कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज टॉपिक टू अंडरस्टैंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 1 से 4 अगर समझ में आ जाता है तो 90% संविधान समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी का फॉल आउट है सब। इतने अनुच्छेद तो जोड़ दिए मैंने अनुच्छेद 1 से। 2, 3 ये भी जुड़ रहा है, हा? ये सब जुड़ ही रहा है जितना भी लिखा हमने। 109, 248, 113, 245 से 281 सारा जुड़ेगा ना। भारत राज्यों का संघ है, राज्य और संघ का संबंध है ना उसमें। सारे अनुच्छेद 1 से जुड़ गए। अगर अनुच्छेद 1 में नहीं लिखा होता कि राज्यों का संघ है, 245 से 281 का कोई औचित्य नहीं था। तो अगर 1 से 4 समझ में आ गया, 90% कॉन्स्टिट्यूशन विल बी इन द ग्रिप। और वो सबसे छोटे छोटे अनुच्छेद हैं। ठीक है। दूसरा, भारत में संसद सर्वोच्च है या विधि? साक्षात्कार में पूछा जाएगा। पार्लियामेंट को हम जानते हैं कि भारत में संसद सर्वोच्च संस्था, संप्रभु नहीं है, संप्रभु तो जनता है, लेकिन विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। ठीक। दूसरी तरफ हम यह कहते हैं कि भारत में विधि सर्वोच्च है
दो सर्वोच्च कैसे हो गए? सर्वोच्च का मतलब ही होता है एक, सबसे ऊंचा। तो भारत में संसद अगर सर्वोच्च है तो विधि की सर्वोच्चता नहीं है इसका मतलब। और अगर विधि सर्वोच्च है तो संसद सर्वोच्च कैसे हो सकती? समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? विधि के ऊपर हो गई ना वह, ऐसा होगा नहीं। कैसे सिद्ध करेंगे? बहुत छोटा सा वाक्य है, पेयर एक्ट में पढ़ेंगे ना, हर जगह लिखा है संसद विधि द्वारा, आगे जो लिखना है हर जगह लिखा है संसद विधि द्वारा यह कार्य कर सकती। तो संसद ही कर सकती है यह कार्य, इसको हटा दें अगर भी। यह कार्य कौन करेगा? संसद। ओनली पार्लियामेंट कैन डू दिस। संविधान यह मैसेज दे रहा है कि संसद के अलावा यह शक्ति किसी के पास नहीं। संसद सर्वोच्च है, लेकिन संसद अपनी मर्जी से यह कार्य नहीं कर सकती। जब भी करेगी तो वह विधि के तहत करेगी। विधि सबसे ऊपर हो गई ना। तो ये सब ऐसे शब्द हैं जिन पर गौर ही नहीं करते हम संविधान पढ़ने के। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, मैं कहूंगा कि भारत में विधि सर्वोच्च है, वो कहेगा नहीं संसद सर्वोच्च है, सिद्ध करो इसको। दोनों में ज्यादा ज्यादा बड़ी संस्था कौन? फिर उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च हो गया, फिर राष्ट्रपति भी सर्वोच्च है और जनता संप्रभु है। तो भारत में एक से ज्यादा सर्वोच्च कैसे हो? विधि भी सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, राष्ट्रपति सर्वोच्च पदाधिकारी है, जनता संप्रभु है, न्यायालय सर्वोच्च है। संसद विधि बनाएगी तो न्यायालय खारिज कर दे सकता है, न्यायालय कुछ करेगा तो न्यायाधीश को संसद हटा देगी, है ना। इसका मतलब है कि एक से अधिक सर्वोच्च हैं भारत में, लेकिन जब एक समय में एक सर्वोच्च काम करता है तो बाकी सब उसके अधीनस्थ होते हैं। इसलिए उन सर्वोच्च, एक से अधिक सर्वोच्च होने के बावजूद कहीं पर कोई टकराव या संघर्ष नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दी, इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन लैंग्वेज। अपनी भाषा में सर्वोत्तम संविधानों में से एक है और कहीं कोई क्लैश, कोई संघर्ष नहीं दिखता उसमें। ऐसी बहुत सारी बातें उसमें समझी जा सकती।